Hello students, we are discussing today the imperative theory of law, which is propounded by Professor John Austin. This is also known as Austin's theory of command or command theory of law. So let's discuss the imperative theory of law. हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब नेचुरल लॉ डेवलप हुआ है, ये नेचुरल लॉ मोरालिटी के बेसिस पे डिसाइड हुआ है। एंड सो जब मोरालिटी ही बेस होती है लॉ की, तो वहाँ पे लॉ जो है एक वेग मैनर में, एम्बिग्यूअस मैनर में तैयार होने के चांसेस होते हैं। एंड इसको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिविज्म जो है वो वहाँ पे सामने आता है। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो इस थ्योरी में हम देखने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली रिएक्शन अगेंस्ट द स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ। क्योंकि एक तरफ नेचुरल लॉ बोलता है कि लॉ इज नथिंग बट द डिक्टेट ऑफ ह्यूमन रीजन, कि जिसमें ह्यूमन रीजन मेन है, मोरालिटी मेन है, जिसके बेसिस पे लॉ तैयार होता है। एग्जैक्टली उसके अपोजिट पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि लॉ इज नथिंग बट द कमांड ऑफ सॉवरिन अथॉरिटी एंड द सब्जेक्ट और द पीपल, they have to obey that command. If they are not obeying that command, they will face the consequences. That punishment will be inflicted on that person. And so this imperative theory of law, which is basically developed by John Austin, is known for the reaction against that natural law school. और जहाँ तक ऑस्टिन की बात हम करते हैं, सो ही एक्सप्लेन लॉ इन हिज ओन फैशन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम every positive law or every law strictly so called is a direct command of a monarch or a crown or a sovereign. एंड यहाँ पे ऑस्टिन जो है वो एम्फसाइज करता है ऑन द डिटर्मिनेट सॉवरिन अथॉरिटी। नाउ डिटर्मिनेट सॉवरिन अथॉरिटी से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अथॉरिटी जो असर्टेनेबल है, मतलब अगर नेचुरल लॉ में हम अगर मानते हैं कि लॉ इज नथिंग बट द डिक्टेट ऑफ डिवाइन रीजन, तो डिवाइन रीजन से हमें समझ में आता है कि तो गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं, कहाँ पे है, कैसा है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऑस्टिन बोलता है कि मैं उसी लॉ को मानता हूँ जो एक डिटर्मिनेट सॉवरिन अथॉरिटी से आता है। तो इसका मतलब है कि कोई ह्यूमन पर्सन वहाँ पे होना चाहिए जो कि ऑर्डर दे रहा है, लोगों को कमांड दे रहा है, और लोग जो है दे आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर कमांड। एंड सो द पीपल्स इन दैट लीगल सिस्टम, दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू दैट कमांड which is given by the determinate sovereign authority. That may be a crown or that may be a monarch. उसे ऑस्टिन बोलते हैं लॉ, and that is the positive school what we are understanding in this. And so when we say कि law is the command of sovereign or a supreme authority, and that command when given to inferiors, इंफीरियर का मतलब सब्जेक्ट, लोग, जब सॉवरिन लोगों को कमांड देता है, जो लोग अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं टू ओबे दैट कमांड, क्योंकि लोगों के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सॉवरिन अगर बोलता है तो दे सपोज टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ओबीडियंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ. So people supposed to obey without questioning the command whatever given by the sovereign. If there is a disobedience, अगर वहाँ पे disobedience आता है, लोग उसको follow नहीं करते हैं, then the element of sanction comes into picture. Now sanction जो है in the theory of Austin
is basically a punishment. SANCTION, सैंक्शन. सैंक्शन का मतलब अप्रूवल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन अगर आंसर इन 1 और 2 लाइन में आता है डिफाइन सैंक्शन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, तो वहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ परमिशन, इट इज़ अ अप्रूवल. तो वो सैंक्शन अलग है, ऑस्टिन का ये सैंक्शन अलग है. एंड सो ऑस्टिन का जो ये अंडरस्टैंडिंग है लॉ का, उसमें ही बेसिकली एम्फसाइजिंग द पॉजिटिव लॉ, और वो पॉजिटिव लॉ विच इज़ गिवन बाय द पॉलिटिकल सॉवरिन विच इज़ अ डिटर्मिनेट सॉवरिन अथॉरिटी. And that positive law is always enforceable with or by sanction. वो जो लॉ है वो एनफोर्स कैसे किया जाता है, लोगों में डर होना चाहिए, लोगों में सैंक्शन का जो डर रहता है जिसकी वजह से वो ओबीडियंस वहाँ पे आ सकता है. मैंने अगर मर्डर किया तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है, ये डर है, और इसके लिए लोग जो है मर्डर नहीं करते हैं, बिकॉज दे फियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. कोई भी इलीगल एक्ट ऑफेंस अगर मैं करता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, ये फियर अगर उस बंदे में है तो यू कुड सी दैट कि ओबीडियंस कैन बी अटेन्ड इन दैट लीगल सिस्टम. और इसके लिए ऑस्टिन की जो ये थ्योरी है जो एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर नेचुरल लॉ मानी जाती है, जिसमें ऑस्टिन बिलीव करते हैं कि लॉ इज़ नथिंग बट द कमांड ऑफ सॉवरिन विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन. और इसमें पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए इस थ्योरी का तो वो कमांड है. तो यहाँ पे पहला ही नोशन बोलता है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरिन. तो ऑस्टिन जब बोलते हैं लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरिन, तो यहाँ पे जो सॉवरिन है वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ सुप्रीम अथॉरिटी. जो स्टेट होता है, स्टेट मशीनरी होती है, उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो यहाँ पे सॉवरिन है. जैसे अगर आज की डेट में क्राउन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में वी आर हैविंग द सेटअप इन अ मैनर की जिसमें पार्लियामेंट है, तो हम पार्लियामेंट को सॉवरिन बॉडी मानते हैं फॉर लॉ मेकिंग, एंड इसलिए सॉवरिनिटी लाइज विद द पार्लियामेंट. So once a parliament passed the legislation, made the rules, regulation, peoples they have to follow those rules and regulations. And so whatever state prescribe rules and regulation for regulating the human behavior, for regulating the human conduct, there is a need of such sovereignty, there is a need of such authority that must be recognized. तो आपका सेटअप कैसा है, अगर आप डेमोक्रेसी में अपनी सिस्टम चलाते हैं तो यू हैव टू रिपोज दैट अथॉरिटी इन दैट पार्लियामेंट which is a responsible body for the law making, which can issue the commands by making various laws. And peoples they are in confidence with that parliament. और हम पार्लियामेंट को ऑथोरिटेटिवली मानते हैं क्योंकि हम ही लोगों को, मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एंड वी आर सेंडिंग देम इनटू दैट पर्टिकुलर पार्लियामेंट एज अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस फॉर इशूइंग द लॉज और फॉर इशूइंग द कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जहाँ पे मोनार्क सिस्टम है उसमें तो एज पर द ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ only one person is there, that is the crown or the monarch, and once he is giving the order, he is giving the command, the peoples they supposed to follow that particular command.
तो जहाँ तक ऑस्टिन की जो ये थ्योरी है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कमांड मस्ट बी issued by the sovereign authority of the state, and the subjects or the peoples or the inferiors, they supposed to only follow that particular command without asking any question, without going into the inquiry, without verifying the goodness or badness of that command. They only supposed to follow that particular command. आप अगर इंक्वायरी में चले जाते हैं तो आप उसको इवेल्युएट करने लगते हैं, उसके इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करने लगते हैं. देन अगेन यू आर थिंकिंग ऑन द लाइन ऑफ मोरालिटी, what we earlier studied. So Austin says that it is a sovereign who is authoritatively issued that command, and so peoples having the plain obligation that they supposed to without any question follow that particular command. And so he is emphasizing on the obedience of the law. लॉ को ओबे करना, फॉलो करना, that is important according to him. Now sovereign is the another important element of his theory. So sovereign authority is actually the a very source of that particular law. तो sovereign के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. जैसे हम मानते हैं कि sovereign जो होता है वो परमानेंट होता है, sovereign जो होता है वो यूनिक होता है, वो एक ही बंदा होता है, वैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है. sovereign जो होता है वो अनलिमिटेड भी होता है. ही इज हैविंग अ इनॉर्मस पावर विथ हिम, और वो अनलिमिटेड मैनर में पावर को एक्सरसाइज करता है. sovereign जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. यू कांट रन अ सिस्टम विद द टू प्रेसिडेंट्स. there is only one president, and the position of president is a permanent position according to Indian constitution. So जो sovereign authority होती है, जिससे लॉ ओरिजिनेट होता है, जिससे लॉ बनता है, वो अथॉरिटी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को पजेस करती है. और जब sovereign कमांड देता है, वो कमांड जो होता है वो लॉ बन जाता है. And so in every state the sovereign authority must be recognized with that particular power to give the law or power to issue the command. इसके बाद आता है sanction. So command, sovereign, sanction, ये तीनों एलिमेंट is a basic elements of the Austin's imperative theory of law. जो लॉ दिया जाता है by the sovereign authority, that must be supported by the sanction. लॉ है तो वहाँ पे पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन जो है, पनिशमेंट जो है, that works as an instrument to get the obedience from the subjects. वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, जिससे ओबीडियंस आ सकता है, रिस्पेक्ट आ सकता है, रिस्पेक्ट फॉर लॉ आ सकता है. अदरवाइज लोग जो हैं विदाउट दैट फियर ऑफ ओबीडियंस, लोग लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. और इसके लिए ऑस्टिन एम्फसाइज करता है कि लॉ मस्ट बी सपोर्टेड विद द सैंक्शन और सपोर्टेड बाय द सैंक्शन. नाउ इन दिस, ये थ्योरी प्रैक्टिकली लॉ को जैसा है वैसा ही देखने का जो विजन है वो हमें देता है. यू हैव टू टेक लॉ इन एज इट इज मैनर. You don't go into the details, don't inquire,
in other aspects of the law, not in a ought to be manner. जैसे natural law emphasize on the ought to be manner, लॉ कैसे होना चाहिए, लॉ जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सब इंक्वायरी है जिसमें आप जाते हैं एंड यू आर क्वेश्चनिंग एंड फ्रॉम दैट यू आर डेवलपिंग द लॉ. यहां पे क्लोज सिस्टम है, कमांड है, ऑर्डर दिया है तो आपको उसको फॉलो करना है. यहां पे वी आर अंडरस्टैंडिंग rules, laws must be very clear in a simple manner. It should be provided, and we have to understand in a as it is manner that particular rules. Austin's theory in comparison with the other positivist, ये most influence theory मानी जाती है. And so his theory is having a unique position, important position in the positive school of jurisprudence. Austin जो है, in the backdrop of English system जिसमें क्राउन या उसकी जो सॉवरेनिटी है, उस सिस्टम में एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन देता है और इसके लिए भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. He always made a distinction between law and morality, exactly opposite to the natural law. And for that also, theory of Austin always remember. अब जहाँ तक इस थियरी के इम्पोर्टेंस की जैसे बात हम करते हैं, वैसे ही कुछ क्रिटिसिज्म भी है. इस थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. उसमें पहला जो पॉइंट आता है, जैसे हमने लर्न किया कि वी डेवलप फ्रॉम द प्रिमिटिव एज टू मॉडर्न एज, और प्रिमिटिव एज से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सिस्टम जिसमें पार्लियामेंट भी नहीं था, स्टेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सिस्टम जिसमें ट्रेडिशंस थे, प्रैक्टिस थे, कस्टम थे, और वो ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, कस्टम वेयर also the law which is originated in the then society. लेकिन ऑस्टिन जो है वो इस एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. तो जैसे अगर हम मानते हैं कि मैट्रिमोनियल सेरेमनीज इन इंडिया दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस, तो प्रोडक्ट ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस इसका मतलब दे आर नॉट ओरिजिनेटेड बाय द पार्लियामेंट, दे आर नॉट गिवन बाय द लेजिस्लेचर. वो सेरेमनी, वो जो प्रैक्टिसेस है, वो हिस्ट्री से हमें मिलते हैं, कस्टम से हमें मिलते हैं, ट्रेडिशन से हमें मिलते हैं. पार्लियामेंट के बगैर भी ऐसे बहुत से लॉ हिस्ट्री में डेवलप हुए हैं जो कि कस्टमरी मैनर में हमने उसको रिकॉग्नाइज किया है. लेकिन ऑस्टिन इस फैक्ट को निगलेक्ट करता है, ऑस्टिन इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है. दूसरा जो क्रिटिसिज्म जो इसके अगेंस्ट होता है, दैट इज ही इग्नोर द मोरालिटी. तो जहाँ तक ऑस्टिन की थियरी है वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, फुलफिल नहीं है. बिकॉज हमने ये लर्न किया है, लॉ एंड मोरालिटी दे आर द अ वेरी इंटरलिंक वैल्यूज. क्योंकि लॉ जो होता है उसको
it must have the moral content in it. Without that moral content, लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है. एंड सो ethical moral principles, they are the base of law, and they are having the close relations with each other. और इसके लिए ये ऑस्टिन को वहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है. ऑस्टिन जो है इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं रिकॉग्नाइज करता है. ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो ऑस्टिन जो है वहाँ पे क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि आज की डेट में एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये हम सब रियलाइज कर रहे हैं. ऑस्टिन बोलता है कि सैंक्शन ही नहीं है, पनिशमेंट ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, और इसके लिए उसको हम एक पॉजिटिव मोरालिटी मान सकते हैं, लेकिन उसको एज अ लॉ हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ की हम बात करते हैं, दो देर इज अ नो सैंक्शन पनिशमेंट, बट स्टिल आज की डेट में भी आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बहुत सारे देश उसको फॉलो करते हैं, एनफोर्स करते हैं इन देयर नेशनल सिस्टम, एंड दैट इज must be taken into consideration in today's changing scenario, जिसमें we are becoming more and more closer to each other. Next जो है, इसमें हम समझते हैं कि all commands not necessarily the laws. तो इस ग्राउंड पे भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है. सारे ही कमांड जो होते हैं वो लॉ ही होने चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे कुछ रिलेशंस जो डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं उसमें फादर अगर ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं अपने ही सन को, डॉटर को, तो उसको हम लॉ नहीं समझते हैं. टीचर इज इंस्ट्रक्टिंग टू द स्टूडेंट्स or giving a command to the students, that is also not law. So not necessarily every command is, or it should be taken into consideration as a law. And so here also Austin's theory sometimes criticized. Now Austin जो बोलते हैं कि कमांड जो है वो एक डिटर्मिनेट सॉवरेन अथॉरिटी से आनी चाहिए, एंड दैट शुड बी ओबेड बाय द ऑल द पीपल्स. अगर ओबे नहीं करते हैं तो सैंक्शन है. बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, नॉट बिकॉज देयर इज अ सैंक्शन or there is a punishment, but because we consider them that it is required for the ideal system, it is required for the ideal society. ये आइडियल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी को सिविलाइज मैनर में रखने के लिए ज़रूरी है. इसलिए भी बहुत बार हम ऐसे लॉज को फॉलो करते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि किसी को मारना, किसी को इंज्योर करना, हर्ट करना, ये मॉरली भी गलत है, और इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम उससे डेविएट होते हैं. और इसलिए हर टाइम ऐसे मानना कि कोई ऑफेंस लोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पनिशमेंट है, ये भी वहाँ पे टेनेबल नहीं है.
ऑस्टिन बोलते हैं कि देयर इज अ डिटर्मिनेट सॉवरिन अथॉरिटी and that determinate sovereign authority must be a human person. So he is expecting there must be a human superior who is a sovereign, and that authority must be one. वो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए. सो हमारी तो सिस्टम है जिसमें हमने लर्न किया है कि 3 सेपरेट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है. तीनों ही अपने आप में सॉवरिन है. रादर जब जुडिशरी डिसीजन देती है तो लेजिस्लेचर हैज़ टू फॉलो दैट डिसीजन. पार्लियामेंट लॉ पास करता है तो लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है. एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है तो पीपल हैव टू recognize that particular action, people have to accept that particular action. So ऑस्टिन जो बोलता है कि there is a only one sovereign, तो यहाँ पे जुडिशरी भी सॉवरिन है, पार्लियामेंट भी सॉवरिन है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी सॉवरिन है. तो इस काउंट पे भी ऑस्टिन की थ्योरी आज की डेट में स्टैंड नहीं करती है. Because in the democratic setup we are understanding sovereignty lies with the people. sovereignty जो होती है वो लोगों में होती है. क्योंकि in the fight of legislature, judiciary and executive we understand that constitution is the supreme. और जब constitution supreme है तो constitution is the product of people's will, people's choice, and so ultimate sovereignty lies with the people. And people means the entire population of the state or the nation. And so यहाँ पे कोई एक नहीं है जो कमांड देता है. It is a collective will of the all the populated country or all the peoples of that particular country. अगर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आज की डेट में the utility of Austin's theory is not that much as it was there in its originated form. But still ऑस्टिन की जो थ्योरी है कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन जूरिस्प्रूडेंस में देती है इंपेरेटिव थ्योरी के नाम पे. इसलिए हम इस थ्योरी को रिकॉग्नाइज करते हैं विद दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शनल पोजीशन. तो ये जो थ्योरी है इन शॉर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं इन यूर दैट पर्टिकुलर imperative school of law or positive school of law. So every man-made law, positive law, we have to understand with reference to this particular imperative school of jurisprudence what given by the Austin. दूसरा एक वीडियो जो है जो इसी के रेफरेंस में आप मेरे चैनल पे ऑस्टिन का देख सकते हैं और उसको भी आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं. सो दैट वीडियो एंड दिस वीडियो यू कैन रेफ़र फॉर दिस पर्टिकुलर ऑस्टिन्स थियरी ऑफ कमांड. तो यहाँ पे ये मैं स्टॉप करता हूँ एंड विल कंटिन्यू टुमारो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्कूल ऑफ jurisprudence. So shall I stop here with this? Yes, so we'll stop here with this. Thank you very much.